नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को नहीं बता सकते हो। किसी भी सरफेस पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर आपको बतानी है तो इस कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और ये चैनल नया है इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। तो हम शुरुआत करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है पहले हम वो जानते हैं। ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, बिना जीपीएस के अगर मान लीजिए आपके पास कोई जीपीएस सिस्टम ना हो जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर शहर की, सिटी की, टाउन की या फिर कंट्री की लोकेशन नहीं पता कर सकते। ठीक है, जीपीएस अगर ना हो अगर आपके पास तो आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता नहीं कर सकते हो, किसी कंट्री की या फिर आपके टाउन की पोजीशन पता नहीं कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपको जीपीएस चाहिए है तो जीपीएस बनाया किस लिए है, किस कंसेप्ट को लेकर बनाया है जीपीएस। और अगर आपको मान लो एक शहर है जिसमें आपको किसी अपने फ्रेंड को ढूंढना है, उसको ढूंढने के लिए अगर आपसे बोल देगा सिर्फ आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाइए आपको अपने फ्रेंड का घर मिल जाएगा, तो क्या आप उसको ढूंढ पाएंगे? तो अगर आपके पास एक ही डायमेंशन दे दिया जाए, जैसे कि अगर आपको लेंथ अकेले दे दिया, अगर आपको विड्थ दे दिया, आपको एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन दे दी जाए तो आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन या फिर किसी घर को लोकेट नहीं कर सकते या फिर किसी सिटी को भी आप लोकेट नहीं कर सकते हो बिना डायमेंशंस के। तो किसी पॉइंट की लोकेशन अपन को पता करना है अगर, तो उसके लिए हमें दो डायमेंशन चाहिए पड़ते। किसी सरफेस के ऊपर अगर आपको पोजीशन पता करना है तो वो दो पॉइंट जो रहते हैं, दो नंबर जो रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ज्योमेट्री का मतलब सिंपल सा आपको पता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। ज्योमेट्री में जीईओ का मतलब होता है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो है ना, तो जीओ का मतलब होता है अर्थ और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पर जितने भी शेप्स हैं, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबका अगर आप मेजरमेंट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, उसके पहले हमें डिस्कस करना है कि जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उनमें पूरा हिस्टोरिकल पूरा बेस दिया है कि किसने किसने इसके बीच में योगदान दिया है, किसका इन्वॉल्वमेंट है डिस्कवरी के बीच पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट्स किसने शो किया, किसने बताया है। स्टार्टिंग से हम जानने वाले, पूरा हिस्टोरिकल देखेंगे, हिस्टोरिकल बेस जो है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं और इसको हम डीप नॉलेज या फिर डीप तरीके से समझेंगे। मगर पहले आपको जो एनसीईआरटी वाले जो नया सिलेबस है, न्यू एनसीईआरटी बुक है गणित मंजरी, उसमें जो हिस्टोरिकल पार्ट दिया है, हिस्ट्री दी है कि कहां से इसका प्रोडक्शन हुआ, इन्वेंशन कहां हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आपको ताजुब होगा कि ये कोई विदेशी लोगों ने इसका इन्वेंशन नहीं किया है, इसको सिर्फ बताया है विदेशी लोगों ने, मगर इसका जो शुरुआत जो थी वो इंडिया में हुई है। इंडियन ऋषि मुनि जो थे, जैसे बौद्धायन थे, शुरुआत बौद्धायन से हुई है। तो इंडियन ऋषि मुनि जो थे उनसे शुरुआत हुआ है और आगे चलते चलते ये पूरा इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया कि अपन किसी पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हैं, किसी जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं जीपीएस के थ्रू। अब जीपीएस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करके ही आप यहाँ पे डायमेंशन को पता कर सकते हो। जैसे कि अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये है अर्थ सरफेस एक, तो यहां से आप बना सकते हो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, है ना। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। और लैटिट्यूड का एक पार्ट क्या होता है, इक्वेटर भी होता है। जैसे अगर आपने ये बना दिया, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, और जब आप इसके पैरेलल अगर लाइंस बनाते जाते हो, ऐसी लाइंस अगर आप बनाते हो, बहुत सारी लाइन बना दोगे अगर ये ऐसी पैरेलल लाइंस, ये दिख रही है आपको कर्व्ड लाइन, मगर ये है पैरेलल लाइंस। जैसे कि अपन एक टॉप देखते, टॉप जो लट्टू रहता है उसको अपन घुमाते तो धागे से बांधते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन बांध दे, अगर ऊपर से लेकर यहाँ से रस्सी से अगर अपन बनाते जाए, ऐसी लाइंस कई सारी बनाते जाएंगे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस दिखेंगी कई सारी। उन पैरेलल लाइंस को, जो कि इक्वेटर की पैरेलल होती है, इन पैरेलल लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड्स। और अगर अब यहां से साइड भी अपना बना सकते हो आप ऐसा, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं। अब अगर आप ऊपर से लेकर यहां तक नीचे तक कोई लाइन लाते हो अगर ऐसे ऊपर से, ये जो लाइंस रहेंगी इस तरीके से, और इनको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस को ही बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ये सारी जो लाइंस दिख रही है लॉन्गिट्यूड्स।
तो ये लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल और सीधा ऊपर से नीचे तक ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स में अगर आप देखोगे तो ये है इनका लॉन्गिट्यूड। अगर आपसे बोल दिया जाए लैटिट्यूड पर इनका अलग अलग एंगल होता है, लैटिट्यूड्स का अलग एंगल होता है, लॉन्गिट्यूड्स का अलग एंगल होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल का अगर हम बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड की बात करें, हमने आपसे बोल दिया कि ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला, ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये वाला, इस लॉन्गिट्यूड पर एक जगह है, इस लॉन्गिट्यूड जो ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअल में लाइंस आपको देखने के लिए मिलेगी अर्थ सरफेस पर, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक सिटी है, उसका नाम बताइए, उस सिटी तक आप पहुंचिए तो आप जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमने आपको ये बोला ही नहीं है कौन सी सिटी। एक अकेला डायमेंशन हमने आपको दे दिया, लॉन्गिट्यूड अकेला दे दिया, ऊपर से नीचे वाली लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड को। अगर हमने आपको लैटिट्यूड दिया ही नहीं हो, तो जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड लिया था और हम ये वाला लॉन्गिट्यूड लेते हैं अगर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये डार्क पॉइंट जो दिख रहा है, ये तो एक पॉइंट हमें मिल गया जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो हम इसका पॉइंट का लोकेशन पता कर सकते हैं। सिर्फ अकेला लॉन्गिट्यूड से आप एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी पॉइंट की पता नहीं कर सकते हो। अगर पता करना है आपको एग्जैक्ट पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए लैटिट्यूड साथ में। तो यहां से हमें पता चल रहा है क्या कि अगर आपको किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, पोजीशन पता करनी है, तो आपके पास 2 डायमेंशन होने चाहिए कम से कम, लेंथ और विड्थ। अगर आपको प्लेन सरफेस के ऊपर फाइंड करना है, जैसे अर्थ सरफेस की बात कर रहा है, अर्थ में नहीं पूछ रहा है, अर्थ के अंदर नहीं बोला जा रहा है, अर्थ सरफेस पर किसी पॉइंट की लोकेशन, ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर आप अर्थ सरफेस पर बोल रहे हो तो 2 डायमेंशन काफी है, और अगर मान लीजिए आप स्पेस में पूछ रहे हो तो स्पेस के लिए आपको 3 डायमेंशन पता होना चाहिए, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है 9th क्लास में, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद हम जानते हैं हिस्टोरिकल पार्ट जो भी है, जहां से शुरुआत हुआ, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, जो एनसीईआरटी, जो पिछले वाले एनसीईआरटी थे उसमें ये कोई भी डिस्कशन नहीं था, जो अभी हमें पढ़ने को मिल रहा है इंडियन जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर से हम जानते हैं किस किस ने क्या क्या इन्वेंशन किए। चलिए तो हम जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि एंशिएंट इंडिया में मॉडर्न कार्टेशियन प्लेन, एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न कार्टेशियन प्लेन तक कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इवॉल्व हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्वेंशन या फिर इंट्रोडक्शन जो हुआ है सबसे पहले, वो इंडिया में हुआ है। बाद में भले रेनी डेस्कर्टिस ने इसको और ज्यादा डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, और जो फाइल्स कई सारी जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स थे, वो मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इकट्ठे जो भी इन्होंने रिसर्च करी थी वो रेनी डेस्कर्टिस ने एक फाइल के फॉर्म में अरेंज किया, और उसके ऊपर फिर डिस्कस करके या फिर उसके ऊपर रिसर्च करके कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में उसको दिया है, जो कि अभी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न कार्टेशियन प्लेन तक की पूरी कहानी क्या है। तो पहला जो हम इसमें देखने वाले हैं 800 BCE में, इसमें आया था बौद्धायन यूज ईस्ट वेस्ट एरिया एक्सिस, ईस्ट वेस्ट एक्सिस का यूज किया था बौद्धायन, जो एक ऋषि थे इंडिया के ही, भारत के ऋषि थे बौद्धायन, उन्होंने यूज किया था 800 BCE में ईस्ट वेस्ट एक्सिस। सिर्फ एक एक्सिस यूज किया था, ईस्ट वेस्ट एक्सिस, और उसी के थ्रू उन्होंने वेदिया, जिनको अल्टर्स बोला जाता है, वो हम इसमें और डिस्कस करेंगे अभी अगली स्लाइड में। इसके बाद है भाई 150 BCE में टॉलेमी, इन्होंने बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये दिखा है यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और कोऑर्डिनेट्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, बताया था। इसके बाद हम देखते हैं 628 CE में ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने जीरो के बारे में बताया था और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया था, इन्होंने डिस्कस किया था इंट्रोड्यूस ओरिजिन एंड जीरो। ओरिजिन जो हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मगुप्ता ने ही बताया था ओरिजिन के बारे में, जीरो के बारे में। इसके बाद है 1100 CE में, 1100 CE में ये आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ओमकार खयम, लिंक एल्जेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री को और एल्जेब्रा को लिंक करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ओमर खयाम। इन्होंने डिस्कस किया था या फिर लिंक किया था इन्होंने एल्जेब्रा और
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या फिर ज्योमेट्री का। और लास्ट में भाई बात आती है रेनी डेस्कर्टिस ने। तो डेस्कर्टिस ने फाइनलाइज किया था, फाइनलाइज द 2D प्लेन। जो 2D प्लेन हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जिस प्लेन पे लाई करती है 2D प्लेन, तो जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले, जो बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंडियंस का रोल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप करने में। क्योंकि हमें जो बुक्स जो बताई जाती है उनमें सिर्फ रेनी डेस्कर्टिस का नाम आता है। हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियंस ने क्या इसमें इन्वॉल्व किया है या फिर इसमें क्या इंक्लूड किया है, इसका क्या योगदान है, वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाता। तो वो सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम पहली स्लाइड से शुरू करते हैं जिसमें है बौद्धायन द अर्ली फाउंडेशंस। बच्चों हमारी जो कहानी शुरू होती है वो आज से करीब 2800 ईयर्स एगो की बात है। एक ऋषि थे, इंडियन सेंट अपन बोल सकते हैं, या फिर ऋषि थे जिनका नाम था बौद्धायन। उस समय भारत में बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए वेदियों की जरूरत पड़ती है। तो वेदियां रहती हैं जिनको हम बोलते हैं हवन कुंड। जैसे आप इसमें देख भी सकते हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये ए बी सी और डी, ये जो आपको शेप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अल्टर्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये वाला चीज, ये जो मैंने अभी यहां पे सर्कल किया है, ये जो है ये होता वेदी। वेदी आप सब जानते भी, इंडियन कल्चर में वेदी है जिसमें हवन किया जाता है। वेदी को बनाने के लिए बौद्धायन ने यूज किया था ईस्ट वेस्ट एक्सिस का। जैसे आप देख सकते हो इसमें, यह ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ईस्ट वेस्ट एक्सिस का यूज किया था, ये वाली जो एक्सिस है। और इसी से फिर इन्हें सर्कल बनाया था। फिर इसी से इन्हें उसी ईस्ट वेस्ट एक्सिस का यूज करके सर्कल बनाया, और सर्कल से इन्होंने सर्कल की रेडियस मानकर और भी कई सारे सर्कल बनाए। और जहां पे ये सर्कल इंटरसेक्ट करे, जैसे आप देख सकते हो, ये पॉइंट ए के है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। ये जो पॉइंट थे, ये जहां पर मीट कर रहे थे, जैसे अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, जहां पे ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट, जहां पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, उसी पॉइंट को इन्होंने ज्वाइन किया जैसे, तो ये बन गया था एक स्क्वायर। और इसी स्क्वायर को उन्होंने बोल दिया था ये क्या है, वेदी है। और वेदी जैसा दिख भी रहा आपको ये। तो वेदी के लिए इन्होंने यूज किया था एक एक्सिस, जो कि क्या ईस्ट वेस्ट एक्सिस का यूज किया था, और नॉर्थ साउथ एक्सिस भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ 2800 ईयर्स एगो की बात है, पुरानी, बहुत पुरानी बात है। वेदी के लिए बोला जाता है अल्टर्स। अल्टर्स बनाने के लिए जो बौद्धायन थे उन्होंने यूज किया था इसके लिए, जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के लिए। ये जो अल्टर्स थे या फिर वेदियां होती हैं, वेदियों को सही तरीके से बिल्कुल बनाने के लिए बौद्धायन ने सबसे पहले जमीन पर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइंस को ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया था, खींची थी इन्होंने लाइन, जिनको आज के समय पे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस ग्राफ पेपर पे हम जो बनाते हैं वो उन्होंने बनाया था, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सिस। और जो पाइथागोरस थ्योरम, जिनको हम बोलते हैं पाइथागोरस नेता बनते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम वाले, जो पाइथागोरस है हमारी कंट्री के पाइथागोरस, उन्होंने दिया था, ग्रीक पाइथागोरस, ये सब बकवास है भाई। सबसे पहले जो ये पाइथागोरस थ्योरम दी गई थी, वो दी गई थी पाइथागोरस थ्योरम बौद्धायन के थ्रू। बौद्धायन जो ऋषि थे उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरम को दिया था, और सैकड़ों साल पहले, मतलब कि हजारों साल पहले ये थ्योरम दे दी गई थी, बौद्धायन ने दी थी। और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था, सुलभ सूत्र जो उन्होंने लिखी थी, किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने लिखा था, सुलभ सूत्र जो एक बुक थी, उसमें इन्होंने डिस्कस भी किया था और लिखा था इस चीज के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सुलभ सूत्र प्रोवाइडेड प्रोसीजरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अल्टर्स यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स। ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स के यूज करके, ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल यहाँ पे जो है वो बात हो रही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये सबको पता होना चाहिए आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम दी गई थी, ये थ्योरम दी थी किसने, बौद्धायन ने, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले। फिर अभी पाइथागोरस ने इसी के ऊपर स्टडी करके फिर उन्होंने अपनी थ्योरम, इसको नाम दे दिया अपना, बाकी है तो ये इंडियन थ्योरम, पाइथागोरस नहीं। बाकी इसको अपन एक साथ में बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है इसको, बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम, इसी को डेवलप किया गया था। फिर तो यहाँ पे सुलभ सूत्रास में इसका पूरा डिस्कस किया था, प्रिंसिपल्स बताए थे कैसे अल्टर्स को बनाया गया था। अल्टर्स मतलब वेदियां जो होती, हवन की वेदियां होती हैं, उनको कैसे बनाया गया था, ये पूरा डिस्कशन इसमें हुआ था।
अब नेक्स्ट पार्ट आता है उज्जैनी द प्राइम मेरिडियन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आज के समय पे हम दुनिया का कोई भी टाइम या फिर आप मैप को अगर फिक्स करते हो या फिर तय करते हो, करने के लिए हम जो लंदन या फिर यूके में ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन है या फिर अपन उसको बोल सकते हैं 0 डिग्री मेरिडियन जो है उसको मानते हैं अभी हम टाइम को मेजर करने के लिए या फिर नक्शे को बनाने के लिए। वैसे ही एंशियंट टाइम में हमारे भारत की उज्जैन उज्जैन नगरी या फिर उज्जैन जो शहर है जिसको उज्जैनी बोला गया था, पहले बोला जाता था उज्जैनी शहर, जो है पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट माना जाता था। जैसे आप स्लाइड में भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये लिखा है उज्जैनी को पृथ्वी का केंद्रीय देशांतर रेखा या फिर बोल सकते हैं अपन सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन माना जाता था। इसके नीचे भी आप देख सकते हो स्लाइड में लिखा है दिस सर्व्ड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग प्लैनेटरी पोजीशंस एंड टाइम लॉन्ग बिफोर द ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन के पहले जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन थी या फिर जिसको लेकर मेजरमेंट होता था, टाइम का मेजरमेंट या फिर ग्राफ बनाना या फिर कोई नक्शा बनाते थे तो इसी का यूज करते, सेंटर इसी को माना जाता था और इसी से पूरी दुनिया की के समय की और दिशा की डायरेक्शन की पूरी मेजरमेंट होती थी उज्जैन से। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है उज्जैन और ये पॉइंट मेजर करता था उज्जैनी, इसी को बोलते थे पहले शुरू के समय पर उज्जैनी। फिर इसको और बदलते गए और भी कई सारे नाम फिर पड़ गए थे उज्जैन के, मगर ये क्या था, प्राइम मेरिडियन था एंशियंट टाइम पे, जिसके थ्रू डायरेक्शन पता चलती थी, टाइम का पता चलता था, ग्राफ बनाना या फिर जो नक्शे होते थे वो इसी के थ्रू इसको ही सेंटर मान के ग्राफ बनाया जाता था, जो ऐसे कि अभी ग्रीनविच से बनाया जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन जो है उससे। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है द मैपिंग द वर्ल्ड। मैपिंग द मैप किसने बनाया, मैप किसने डिस्कस किया और मैप पे जो पोजीशन होती है वो किसने बताई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब कहानी में आते हैं ग्रीस या फिर यूनान, आप बोल सकते हो ग्रीस को ही पहले यूनान बोला जाता था। यूनान के दो महान जियोलॉजिस्ट, मतलब भूगोल शास्त्री, मतलब कि अर्थ के बारे में जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं, पोजीशंस को बताते हैं, अर्थ की स्टडी, अर्थ के ऊपर स्टडी करते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, इन सब प्लेन्स के बारे में स्टडी करते थे। तो दो महान ग्रीस के जियोलॉजिस्ट, एक का नाम था पार्कस और दूसरे का नाम था टॉलेमी। ये दोनों आए, इन्होंने सोचा कि अगर हमें पूरी दुनिया एक सही नक्शा बनाना होगा, पूरी दुनिया का अगर एक सही नक्शा बनाना है तो हमें हर शहर का एक पता तय करना होगा, एड्रेस मतलब होना चाहिए, हर शहर का एक पता, फिक्स पता होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक पूरा सिस्टमेटाइज, जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में भी देख सकते हो, ये इन्होंने क्या डिस्कस किया या क्या बनाया, एक सिस्टमेटाइज यूज ऑफ ग्रिड सिस्टम का यूज करके टू पिन पॉइंट एनी लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस यूजिंग टू नंबर्स मतलब जैसे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दो नंबर को बता सकते हैं। जैसे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वैसे दोनों एक्सिस से एक एक नंबर लिया जाता है, तो दो नंबर का यूज करके हम किसी भी लोकेशन को अर्थ पर, जो भी अर्थ सरफेस पर है, उसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। उन्होंने दोनों ने मिलकर जो अर्थ सरफेस पर उन पर दो इमेजिनरी लाइंस बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जिसको उन्होंने बोला लैटिट्यूड और दूसरी जो वर्टिकल लाइन बनाई मतलब सीधी लाइन बनाई उसको उन्होंने बोला लॉन्गिट्यूड। दोनों लाइंस बनाई जिनको उन्होंने बोला ग्रिड सिस्टम और दुनिया के हजारों शहरों, पहाड़ों, नदियों का बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन ढूंढ निकाला इन दोनों गजब आदमियों ने, ताकि जो समुद्र में जो वो रहते हैं, जहाज ले जाने वाले रहते हैं, उनको लोकेशन पता नहीं चलती, क्योंकि जो समुद्र होता है उसमें पता तो चलता नहीं आप कहाँ पर हो। तो डायरेक्शन पता करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो डायरेक्शन पता करने के लिए इन्होंने ये इन्वेंट किया या फिर ये डिस्कस किया था इस चीज के बारे में, क्योंकि हर एक पॉइंट की पोजीशन पता चल गई थी। अब चाहे वो शहर हो, पहाड़ हो, नदियों का एग्जैक्ट लोकेशन हो, अब वो उन्होंने ढूंढ निकाला था इन दोनों ने मिलकर, हिप्पार्कस और टॉलेमी, ये जरूर ध्यान रखना दोनों का नाम। इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स के बड़े भाई साहब आर्यभट्ट, जिनका नाम सुनकर बच्चे आजकल बोलते हैं भाई इन्होंने जन्म ही क्यों लिया, अगर भाई जन्म नहीं लेते अगर तो फिर क्या ही हो जाता, मैथ नहीं पढ़नी पड़ती। सही बोलते हो, मैथ में भाई इनका बहुत बड़ा रोल है आर्यभट्ट का।
क्योंकि हर एक पहलू में इनका नाम तो आ ही जाता है, लास्ट क्लास तक कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है नाम। कोई भी आप थ्योरी पढ़ो मैथमेटिक्स में, मतलब बहुत सारी चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर अपनी। इसमें आर्यभट्ट सेलेस्टियल मैपिंग, सेलेस्टियल वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पे स्पेस से रिलेटेड कोई भी बात होती है, तो वहां पे सेलेस्टियल वर्ड का यूज किया जाता है। इन्होंने क्या किया है मैथमेटिक्स के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनका क्या योगदान है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले इसके बारे में। आर्यभट्ट धरती वर्ती की बात नहीं करते भाई, ये बहुत भारत के एंशियंट शाइनिंग स्टार थे। आर्यभट्ट को उस समय पे माना जाता था इनको शाइनिंग स्टार। ग्रीक जो होते, ग्रीस के लोग जो होते थे, जो सर्कुलर या फिर अपन स्ट्रक्चर्स बनाते थे उनको नापने के लिए कॉर्ड्स का यूज करते थे, जीवा का यूज करते थे। ठीक है, कॉर्ड्स होती है जीवा जिसको बोला जाता है, और उसका यूज किया करते थे। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे ग्रीक कॉर्ड्स की जगह पे साइन का इस्तेमाल शुरू किया। आर्यभट्ट ने ही ये बताया था कॉर्ड्स का यूज ना करें, कॉर्ड्स से आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। कॉर्ड्स की जगह पर आप साइन का यूज करें। साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, आगे चल के आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होता है। साइन एक रेशियो होता है, 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनमें से एक रेशियो होता है साइन। तो साइन के बारे में उन्होंने बोला था, साइन से आप पता कर सकते हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्या, उस समय पे बोला जाता था ज्या, जो आप यहां पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ज्या बोला जाता था, JYA, ज्या नाम से इन साइन को बोला जाता है। ज्या का मतलब होता है आधा, धनुष का आधा हिस्सा। ठीक है, जो धनुष होता है, जैसे धनुष बाण होता है, तो धनुष का आधी जो आधा पार्ट जो रहता है उसको बोला जाता है साइन। ठीक है, जैसे धनुष होता है, अभी हम यहाँ पे बना के भी देख सकते हैं, और उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये धनुष होता है, धनुष का आधा हिस्सा, ये क्या बताता है, दो साइड के बीच का, ये और ये, इन दोनों साइड्स के बीच का रिलेशन ये बताता है हमें। ठीक है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दो साइड्स, और जैसे यहाँ पे अपन इसको ज्वाइन कर देंगे, सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें अगर, तो ये मिल जाता है हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। तो ये दो साइड के बीच का जो रिलेशन बताता है, उनके बीच में, दो साइड्स के बीच में रिलेशन बताने वाला ही जो एंगल होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं रेशियो होता है, उसको बोला जाता है साइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है ज्या का काम क्या है। ज्या का यूज किया जाता है इसकी ज्या की मदद से स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ के कोई भी शहर हो, उनकी दूरी निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप स्टार की बात करो, स्टार की आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, पोजीशन पता कर सकते हो। इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये स्टार है, यहाँ पे, यहाँ देखना है आपको, है ना, ये स्टार है यहाँ पे, स्टार से ऐसी लाइन खींचा अपन ने और एक लाइन ये है, और ये हम अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना देते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ऐसा एक 90 डिग्री बना दिया, ये 90 है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये जो बचा है ये होता है बेस। तो 90 डिग्री, अब साइन से अपन को पता कैसे चलता है इसका डिस्टेंस। देखिए, ये स्टार का डिस्टेंस, ये एंगल अगर आपको पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता हो, तो आप ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। एंगल तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके आंख के बीच में और जो प्लेनेट है उसके हाइट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो आंख से लेकर ये, अगर मान लीजिए आपकी आंख का बिल्कुल सामने देख रहे हो, तो उसका लाइन लेंथ है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर से, ये रेड कलर से जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप खड़े हो सीधे या फिर बैठे हो, और सामने अगर देखोगे तो वो लाइन, और जैसे आप ऊपर देखने लगते हो ये लाइन बन जाती है ऊपर की तरफ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये तो आप आराम से पता कर सकते हो, मेजर कर आराम से हो सकता है ये, और ये लेंथ भी आपको मालूम होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता होगा। तो स्टार, ये जो स्टार होगा ऊपर, ये जो सर्कुलर फॉर्म में, इसका आप लेंथ आराम से फाइंड कर सकते हो, मतलब इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ऊंचाई ये कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा। इसके लिए रेशियो होता है कि साइन थीटा, अगर ये एंगल को थीटा मानते हो आप, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो ये डिस्टेंस अगर आपको मालूम है तो। या फिर आप साइन का यूज ना करेंगे तो और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, उनका भी यूज कर सकते हो। तो अभी तक आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि अभी इसके पहले जो जिनके बारे में डिस्कस किया था अभी, हिप्पारकस और टोलेमी। हिप्पारकस और टोलेमी ने ग्रिड सिस्टम दिया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए थे, शहरों की
कोई भी शहर है, सिटी है, माउंटेन्स हैं, नदियां होती हैं, जो रिवर्स होती है, उनकी लोकेशन पता करने के लिए। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? आर्यभट्ट ने बताया था स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, इनकी लोकेशन पता करने के लिए आर्यभट्ट ने साइन दिया था। बच्चों, इस स्लाइड में जो मैथमेटिशियंस हैं या फिर आप बोल सकते हो जो साइंटिस्ट हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना है आपको। बड़े ध्यान से देखिए इनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। आज आप जो ग्राफ पेपर पर प्लस माइनस जीरो चार क्वाड्रेंट देखते हो, वो इन्हीं की देन है। ब्रह्मगुप्ता की वजह से ही आपको ये क्वाड्रेंट्स प्लस माइनस और जीरो मिला है। उन्होंने बताया था कि जीरो सिर्फ एक खाली जगह को नहीं बोलते, जीरो एक नंबर है, और बल्कि जीरो के पहले वाले जो नंबर होते, पहले ब्रह्मगुप्ता के पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि जीरो के पहले के नंबर नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर के बारे में किसी ने नहीं बताया था। ब्रह्मगुप्ता ने ये बात बताया था कि जीरो और नेगेटिव नंबर्स एलजेब्रा में शामिल होते हैं, ये इन्होंने बताया था। और ओरिजिन और नेगेटिव एक्सिस की जो डेवलपमेंट है या फिर जो उसका इन्वेंशन है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि ओरिजिन जो होता है वो जीरो होता है और उसके पहले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये भी इन्होंने ही बताया था। और जो चार क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट एक प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, वो भी इन्होंने ही बताया था। अगर ये ना होते तो वो भी इम्पॉसिबल था जान पाना हमें। और अगर ये नेगेटिव नंबर्स और जीरो के बारे में ना बताते तो आज ग्राफ पेपर बन ही नहीं पाता, इम्पॉसिबल था बनना। तो इतने इंपॉर्टेंट है ब्रह्मगुप्ता, और मास्टर ऑफ जीरो भी इनको बोला जाता है ब्रह्मगुप्ता के लिए। बच्चों, इसके बाद आता है समय ज्ञान के स्प्रेड होने का, फैलने का। जो अरेबिक कंट्रीज होती थी, वहां के जो राजा होते थे, उनको इंडियन मैथमेटिक्स बहुत पसंद आया। उन्होंने ब्रह्मगुप्ता की जो बुक्स थी उनको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करवाना चालू किया। और जब ब्रह्मगुप्ता की जो बुक्स थी उनको ट्रांसफॉर्म किया अरेबिक लैंग्वेज में, तो उनका नाम इन्होंने रखा सिंध हिंद। सिंध हिंद इनका नाम रखा गया। जो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन के बाद ब्रह्मगुप्ता की जो बुक्स थी उनका ट्रांसलेशन के बाद अरेबिक लैंग्वेज में उसको नाम दिया इन्होंने सिंध हिंद। एक मजेदार बात यह है कि अरब के लोग उज्जैन बोलते थे पहले। जब उज्जैन बोलते थे तो उनके उच्चारण की या फिर उनके जो प्रोनाउंसिएशन था, उसकी वजह से वह उज्जैन से बदलते बदलते अरिन नाम पड़ गया उसका। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, उसका नाम पड़ गया था यहाँ पे अरिन। उज्जैन ही था, उज्जैन को बोलते 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 वो कुछ समय बाद उसका नाम उन्होंने उज्जैनी का नाम ही रख दिया अरिन। पड़ गया था, उसको बोलने लगे थे वो लोग, वैसे था तो उज्जैनी, उसको अरिन अरिन बोलने लगे थे वो। और फिर जो अरेबिक कंट्रीज होती थी उनके जो मैप होते थे, अरेबिक कंट्रीज के मैप में अरिन मतलब कि जो हमारे उज्जैन है उसको जीरो लॉन्गिट्यूड माना जाने लगा। मतलब कि इसी से मेजरमेंट होना चालू हो गया था अरेबिक कंट्रीज में, उज्जैन से ही। और फिर ये जो ट्रांसलेशन था, ये दीज ट्रांसलेशंस एंश्योर्ड दैट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस रीच्ड द इस्लामिक वर्ल्ड एंड लेटर यूरोप। ये जो पहले अरेबिक कंट्रीज पहुंचा मैथमेटिक्स, जो प्रिंसिपल्स थे, लॉज थे, पहले वो इंडिया से अरेबिया पहुंचा अरेबिक कंट्रीज में, फिर अरेबिक कंट्रीज से इस्लामिक वर्ल्ड, फिर उसके बाद वो यूरोप पहुंचा। मतलब यूरोप में इसके बारे में डिस्कशन चालू हुआ फिर बाद में। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम रिफाइनिंग द टूल्स। ये नया स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अगले जो मैथमेटिक्स थे उन्होंने क्या दिया, क्या बोला। अब एंट्री होती है एक मशहूर मतलब फेमस टूरिस्ट और एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल बरूनी। उनकी एंट्री होती है। वो भारत आए, इंडिया आने के बाद यहाँ वर्षों तक रहे, मतलब कि कई सालों तक रहे वो। और हमारे जो संस्कृत के सिद्धांत होते थे, बुक्स होती थी, रूल्स होते थे, उनको इन्होंने पढ़ा बड़े ध्यान से और गहराई से इनको पढ़ा। इन्होंने आर्यभट्ट की जो ट्रिग्नोमेट्री थी और उसका यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हजारों हजारों शहरों की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन इन्होंने पता करी। और इन्होंने अल बरूनी ने ही एक डिवाइस होता है जिसको बोला जाता है एस्ट्रो लैब, जो एक ही हाथ में पकड़ के आराम से इसको चलाया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। इसको और डेवलप्ड करा इन्होंने और बेहतर बना दिया इसको। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो जहाज रहते हैं, समुद्र में जाने वाले व्यक्ति रहते हैं, किसी भी चीज के लिए नाविक जो रहते हैं एक तरीके से बोला जाए, तो रात के समय पर ये जो डिवाइस होता है तारों की ऊंचाई, स्टार्स की ऊंचाई को देखकर सी ओशियंस जो रहते हैं वहां पे जो जहाज फंस जाते हैं, उन जहाज की
पोजीशन पता कर लेता है, समुद्र में किस पोजीशन पर वो जहाज है, उस पोजीशन को पता करने के लिए हेल्पफुल रहता है एस्ट्रोलैब। अब जैसे मान लीजिए ओशियन में या फिर समुद्र में कोई भी अगर जाते हैं जहाज लेकर, तो उनकी लोकेशन उनको पता नहीं रहता, क्योंकि हर जगह पे पानी रहता है। तो उसकी लोकेशन स्टार्स की हाइट को देखकर, हाइट को, ऊंचाई को देखकर समुद्र से पोजीशन पता कर लिया करते थे ये जहाज की। तो पोजीशन पता करने के लिए एस्ट्रोलैब नाम का एक डिवाइस होता है जिसका यूज करते थे वो। ठीक है, जैसे पुराने जमाने का गूगल मैप अपन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आए ओमर खयाम। ये इंडियन डेसिमल सिस्टम और एल्जेब्रा के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। इन्होंने कई सारी रिसर्च करी है इंडियन डेसिमल सिस्टम और एल्जेब्रा के ऊपर। इनके आने से पहले लोग जब मेजरमेंट करते थे, ज्योमेट्री के किसी भी अगर मेजरमेंट का अगर जरूरत होती थी या फिर ज्योमेट्री की कोई शेप बनाने की जरूरत होती थी, तो स्केल और प्रोटेक्टर या फिर कंपास का यूज करके उसको सॉल्व करते थे, उस क्वेश्चन को या फिर उसको चीज को बनाते थे पहले। ये पहले इंसान थे उमर खयाम जिन्होंने कहा कि हम ज्योमेट्री की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको हम नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक प्लेन सरफेस के ऊपर अपन सॉल्व कर सकते हैं नंबर्स का यूज करके। इसके पहले नंबर्स नहीं थे, ग्रिड थी, ग्रिड्स का यूज किया गया था, नंबर्स नहीं थे उनके ऊपर। तो नंबर्स इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था या फिर इन्होंने रिलेट किया था ज्योमेट्री को एलजेब्रा से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनके ऊपर नंबर्स को लिया, नंबर्स की मदद से इन्होंने किसी पॉइंट की लोकेशन किसी एक प्लेन सरफेस के ऊपर फाइंड करने के लिए बताया। इनसे पहले ये नहीं था, इनसे पहले अगर किसी चीज को मेजरमेंट करना होता था तो स्केल का, प्रोटेक्टर, कंपास का ही यूज करते सब लोग ज्योमेट्री में। और इनके आने के बाद इन्होंने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को आपस में जोड़ दिया था। इसके बाद हम चलते हैं यूरोप, 12th सेंचुरी अराइवल। इसके बाद अब ये जो नॉलेज थी कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एल्जेब्रा के बारे में, पोजीशन को फाइंड करने की नॉलेज जो थी, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाली थी, आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। बात है 12th सेंचुरी की। ये सारे जो इंडियन थॉट्स थे, नॉलेज थी, इन्वेंशंस थे, जैसे कि जीरो साइन के बारे में जो आर्यभट्ट ने बताया था, जिसको उन्होंने जिया बोला था, और डेसिमल सिस्टम, ये सब अरेबिक कंट्रीज, अरब से पहुंचते थे, जो अरब पहुंचे थे वहां से यूरोप के इंडियन जो थे साइंटिस्ट थे उनके पास पहुंचे। और फिर वहां के जो यूरोप के जो साइंटिस्ट थे और वहां के जो अपन बोल सकते मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने जो अरबिक कंट्रीज थी, अरबी और अरबी भाषा थी जो अरेबिक होती है, और इंडियन जो बुक्स थी उनको अपनी खुद की भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने लिखना चालू किया, अनुवाद करना चालू किया था, जिससे कि और इसके बाद इन्होंने इसे अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया था। फिर जो भारत और अरेबिक कंट्रीज के थ्रू जो भी बुक्स थी, नॉलेज थी, थिंकिंग थी, थॉट्स थे, इन्वेंशंस थे, वो सारे फिर यूरोप में पढ़ाना चालू हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियंस थे, इंडियंस ने डिस्कवर किया, इंडियंस ने बताया, उनको पढ़ाया गया फिर यूरोप में, और यूरोप वाले से फिर आगे बढ़े और वहां से आके फिर उन्होंने अपनी किताबें छाप दी। मगर है तो भाई भारत का ही सब कुछ। और यहीं से शुरुआत होती, दिस सेट्स द स्टेज ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है सिर्फ नंबर्स को अकेले सॉल्व नहीं, नंबर्स को बोलना अकेला नहीं, उसको प्रूफ भी होना, उसका प्रूफ करना, उसको लिखना, ये होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब। पहले सिर्फ मेजरमेंट होता था स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास का यूज करके, अब नंबर्स के फॉर्म में भी उसको लिखना चालू कर दिया था यूरोप के बाद। यूरोप में जैसे इसके बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने चालू किया था इसके बारे में। और अब आता है हमारी कहानी का क्लाइमेक्स। 17th सेंचुरी की बात है। फ्रांस के दो साइंटिस्ट जिनका नाम था फर्मेट और रेनी डेस्कर्टिस, ये इनने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी रिसर्चेस थी 2500 ईयर्स की, जो भी पुरानी जितनी भी रिसर्च थी, उन सबको एक फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फाइल में उन्होंने लिखना चालू किया और लिख दिया उसको फाइल में। रेनी डेस्कर्टिस ने
एक दिन देखा कि एक दिन लेटे लेटे छत पर लेटा था भाई, वो इतने फ्री थे, लेटे लेटे छत पर, और तो ये मक्खी को देख लिया, देखा और सोचा कि इस मक्खी की जगह को कैसे बताएं, कैसे पता करें कि इसकी पोजीशन क्या है। तो उन्होंने दो एक्सिस ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करी, जिनको हम बोलते हैं अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और रेनी डेस्कार्टिस ने बताया कि अगर हम इसके थ्रू अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो जो एक्सिस है परपेंडिकुलर, इन दोनों एक्सिस को लेकर एक प्लेन सरफेस बनाते हो, और नॉर्मल सी बात है अगर आप एक्सिस बनाते हो तो उस पर एक प्लेन बन सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बनाते हो यहाँ पे एक प्लेन बनाकर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। रेनी डेस्कार्टिस और फर्मेट्स का जो फर्मेट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवरी करी थी, ये है भाई रेनी डेस्कार्टिस, जिनकी वजह से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि बाद में रिसर्च तो हुई है मगर उसको लिखा नहीं था, इन्होंने एक फाइल बनाकर उसके ऊपर उसमें लिखा था फिर। तो ये भाई देखिए यहाँ पे ये एक्सिस बनाई थी इन्होंने, एक्सिस बताया था और भी कई सारे रूल्स बताए थे। ये एक्सिस आपको दिख रही है ना, जो ये नॉर्मल सी एक्सिस दिख रही है आपको, मगर बहुत इनके ऊपर स्टडी करी गई थी, उसके बारे पर ये पढ़ाया जा रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट। और इन्होंने बोला था कि अगर आपको उस मक्खी की जो लेटे लेटे ये देख रहे थे उसकी पॉइंट की, उस मक्खी की लोकेशन को पता करना था, पोजीशन को पता करना था, तो इन्होंने बोला कि उसको हम पता कर सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लाई तो करेगी, जिसके एक्स कॉमा वाई हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये एक्स कॉमा वाई नंबर के फॉर्म में आप एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, जिससे हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी सिर्फ दो नंबरों का यूज करके। दो नंबर का यूज करो, उसकी पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, दो परपेंडिकुलर एक्सिस से दूरी बताने की आधुनिक प्रणाली दी, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स दिए इन्होंने। पहले एक्सिस ये सिर्फ नॉर्मल थी, मगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर्स के बारे में इन्होंने ही बताया कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम नंबर्स को, कि कोई भी नंबर उसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख दो उसको, तो दो नंबर्स लिखते हैं तो उस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाता है एक प्लेन सरफेस के ऊपर। और जो प्लेन मधुमक्खी जो मक्खी थी, और उस मक्खी की पोजीशन पता करने के लिए जो पॉइंट बोला था उन्होंने एक्स कॉमा वाई, और उस पॉइंट जिस प्लेन पे लाई करता है वो प्लेन सरफेस के ऊपर, समतल मतलब बोल सकते हैं, प्लेन जो रहता है उसको बोला जाता है समतल, जिस प्लेन और समतल सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट, उस पॉइंट को उन्होंने बोला था कार्टेशियन प्लेन। इन्होंने नाम दिया था उसको कार्टेशियन प्लेन, और इन्होंने ही दिस बर्थ एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसी इन्होंने ही और यहीं से स्टार्ट हुआ था एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल का वर्ड का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है जहां पे हम स्टडी करते हैं नंबर्स का यूज करके, अलजेब्रा का यूज करके, जो हम मेजरमेंट करते हैं या फिर नंबर्स को बताते हैं, तो उसको बोला जाता है एनालिटिकल। एक होता है ज्योमेट्रिकल, सिर्फ ज्योमेट्री है, उसमें कोई एनालिटिकल वर्ड नहीं होता है। एनालिटिकल मतलब अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपन सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, जब दिख रहा है अपन को उसको अपन लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स के ऊपर अपन उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एनालिटिकल। तो बच्चों, जब भी आप ग्राफ पेपर पर कोई पॉइंट जैसे 3,4 है, 2,3 है, -1,2 है, ऐसे कई सारे पॉइंट को अगर प्लॉट करते हो तो याद रखना इसमें इंडियन साइंटिस्ट की बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआत ही इंडियन साइंटिस्ट, इंडिया ने ही शुरुआत करी इनकी। इसमें बौद्ध धायन की डायरेक्शंस थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस थी, और जैन जो था सेंट्रल मेरिडियन था। आर्यभट्ट की जो साइन दिया उन्होंने, आर्यभट्ट ने ज्या दिया था, और ब्रह्मगुप्ता ने जो 0 दिया और नेगेटिव नंबर्स दिए। डेकोरेटस मतलब अपन डेस्कार्टिस बोल सकते हैं, डेस्कार्टिस ने अपनी जो रिसर्च करी थी मक्खी के ऊपर, वो भी इसी में इन्वॉल्व है। ठीक है, कई सारी ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री अपन ने देखा है जहां से ये शुरुआत हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो, जिससे कि और हमारे दर्शक बढ़ सकें। आगे हम अगली वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इसके और यूजेस क्या हैं, कैसे हम पॉइंट की लोकेशन पता करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, अब इसका अपन प्रेजेंट डेज में, मॉडर्न डेज में कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको और कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली वीडियो देखना मत भूलें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करना, वीडियो बिना लाइक करे बिल्कुल ना जाए।